हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश, आई एम योर साइंस एजुकेटर। आज हम ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले का लेक्चर ब्राइट फ्यूचर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप जाइए उसको देखिए। आज हम लेक्चर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहली रिएक्शन है वो है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है रिएक्शन का नाम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप देखिए, नाम से ही आप समझ गए होंगे, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना है हमें। और आपको लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, ये जो रिएक्टेंट है आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है? बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कि जब हम किसी कोयले को जलाते हैं तो कोयले में क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन जब जलता है तो बेसिकली एयर की प्रेजेंस में वो बर्न होता है, और जब वो बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अब इसका दूसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होता है? हमारे पास दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ, लिक्विड ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, H2O का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि दो रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट, याद रखिए, सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है, चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। आगे हम समझते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या समझते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स, देखिए ये है इंपॉर्टेंट वर्ड, स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल रहे थे और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। और डीकंपोजिशन में क्या हो रहा है? हमारे पास एक कंपाउंड है, देखिए एक कंपाउंड है जो कि स्प्लिट कर रहा है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में। अब इसका एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको दो तरीके की रिएक्शन और बता देता हूं। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए मैंने लिख भी रखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो हीट होती है वो निकलती है। क्या होती है? निकलती है। मतलब देखिए ए और बी, ये दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सी प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन रिएक्शन के दौरान इनफ एनर्जी से ज्यादा एनर्जी थी। इनफ एनर्जी से ज्यादा एनर्जी का मतलब क्या है? ए और बी के पास खुद के पास इतनी एनर्जी थी कि वो रिएक्ट करके सी बना दे, पर वो एनर्जी जिससे सी बना उसके अलावा भी कुछ एनर्जी बच गई, जो किस फॉर्म में निकल रही है? वो निकल रही है हीट की फॉर्म में। किस फॉर्म में निकल रही है? हीट की फॉर्म में निकल रही है। इसीलिए इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो देखिए, जब हम जो चूना होता है, चूना समझते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, क्विकलाइम जिसे कहते हैं, ठीक है, जब उसके ऊपर वाटर गिरता है तो वो बबल्स फॉर्म करता है और हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, तो A प्लस बी जो रिएक्टेंट आपस में मिले और प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के बाद भी कुछ एनर्जी बच गई जो हीट की फॉर्म में निकल रही है, इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब एग्जिट, जब हीट एग्जिट करे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है कि हमारे पास मान लीजिए X और Y दो रिएक्टेंट है और इनसे एक प्रोडक्ट बनना है, लेकिन ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इनको आपस में रिएक्ट कराने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी की वजह से ये आपस में रिएक्ट करेंगे और हमें प्रोडक्ट Z दे देंगे, और वो एनर्जी हम देते हैं हीट की फॉर्म में। किस फॉर्म में दे रहे हैं? हीट की फॉर्म में दे रहे हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, इसलिए कहते हैं इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है विद प्रोडक्ट, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट को रिएक्ट कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। प्रोडक्ट के साथ हीट नहीं निकलती एंडोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, आई होप आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ में आई होगी। हम थे डीकंपोजिशन रिएक्शन पे। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन जो थी उसके टाइप होते हैं।
पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और हमारे पास एक होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जब हमारे पास जो कंपाउंड है वो स्प्लिट कर रहा है, लेकिन उसे स्प्लिट कराने के लिए, उसे तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर हम हीट दे रहे हैं रिएक्टेंट को स्प्लिट करने के लिए, हम हीट दे रहे हैं और हमारे पास दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि यहां पर जो मैंने एग्जांपल लिया वो मैंने लिया है फेरस सल्फेट का, आयरन सल्फेट कह लीजिए। ठीक है, अब जो आयरन सल्फेट है ग्रीन इन कलर होता है। कैसा होता है? ग्रीन इन कलर होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम इसके ऊपर हीट देते हैं, जब हम इसे गर्म करते हैं, तो ये आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 में ब्रेक हो जाता है। जो आयरन ऑक्साइड होता है ये रेड ब्राउन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? रेड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो फेरस सल्फेट है वो ब्रेक हो चुका है आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 में। ठीक है, जब हमने हीट दी, तो यहां पर आप देख सकते हैं सिंगल कंपाउंड है। क्या है? सिंगल कंपाउंड है जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट में स्प्लिट हुआ है, मल्टीपल सिंपल सब्सटेंस में स्प्लिट हुआ है। इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि यहां में हमने हीट दी है। क्या दिया हमने? यहां पर हीट दी है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है? इस तरीके के डिकम्पोजिशन में हम रिएक्टेंट को हीट इन द फॉर्म ऑफ करंट देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जैसे कि देखिए, आप वाटर, जो वाटर होता है, वाटर में करंट पास कीजिए। वाटर में जब आप करंट पास करेंगे तो सॉर्ट ऑफ एनर्जी आप उसे दे रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स को आप किसी तरीके की एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट, तो वो उस एनर्जी को लेगा और H2 और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। ये जो लिक्विड है, ये जो H2 है, जो लिक्विड फॉर्म में था, ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन कब? जब आपने करंट पास करा इसमें से। ठीक है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब हम करंट यूज करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन समझ लेते हैं। देखिए, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है? इस तरीके के डिकम्पोजिशन के लिए हम सनलाइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सनलाइट का यूज करते हैं। जैसे कि सिंपल सा हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हम क्या करते हैं? सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड AgCl को हमने लिया है जो कि सॉलिड है। अब इसको हमने सनलाइट से एक्सपोज कराया, सनलाइट में रखा हमने सिल्वर क्लोराइड को, तो ये ब्रेक हो गया सिल्वर और Cl2 में। किसमें ब्रेक हो गया? सिल्वर यानी कि Ag और Cl2 में ये ब्रेक हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिंगल कंपाउंड दो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, लेकिन कब? जब हमने इसे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट दी। तो ऐसी डिकम्पोजिशन, ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो, उसे को कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आई होप आप डिकम्पोजिशन के तीनों टाइप समझ गए होंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, हमने अभी तक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ लिए। अब बात कर रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखिए, नाम पढ़िए, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक सब्सटेंस दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देगा, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, मतलब क्या है कि देखिए, डिस्प्लेस तो होगा, हमारे पास दो रिएक्टेंट है A और B ए को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन कब? जब B A से ज्यादा रिएक्टिव होगा। कब? जब B A से ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे कि यहां पर मैंने एग्जांपल्स ले रखे हैं, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, पहला एग्जांपल हमारे पास आयरन और कॉपर सल्फेट का। हमने क्या किया है? देखिए, हमने ये हमारे पास ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का हमारे पास सॉल्यूशन है। अब हमने क्या किया? इसमें आयरन की रोड डिप कर दी। क्या कर दिया? आयरन की रोड डाल दी है। अब क्या होगा? इस सॉल्यूशन का जो कलर है, जो इस सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सपोज इस सॉल्यूशन का कलर है ब्लू। ठीक है, अब जब हमने इस रोड को इसमें डाला तो क्या हुआ? जो आयरन था उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया। देखिए, ये जो आयरन है ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर रहा है?
डिस्प्लेस कर रहा है और खुद उसकी जगह पे आके लग जा रहा है। मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को और सही से लिखूं तो ये हो रहा है कुछ कि आयरन सल्फेट बन रहा है इन प्लेस ऑफ कॉपर सल्फेट। पहले कॉपर सल्फेट था, अब क्या बन गया? आयरन सल्फेट बन गया। क्यों? क्योंकि आयरन ने कॉपर सल्फेट में से इस कॉपर को हटा दिया है और खुद जुड़ गया इसकी जगह, खुद जुड़ गया। देखिए इसकी जगह आयरन को हटा दिया, आयरन ने कॉपर को हटा दिया उसके सोल्ट सोल्यूशन में से और खुद सल्फेट के साथ जाके जुड़ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा? ये जो सोल्यूशन का ब्लू कलर था ये अब ब्लू नहीं रहेगा, अब इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉपर है वो हमें यहां कहीं डिपॉजिट होता हुआ मिलेगा सॉल्यूशन के अंदर। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई होगी। एक और इसका मैंने एग्जांपल लिया है, वो है जिंक और कॉपर सल्फेट का। क्या है? जिंक और कॉपर सल्फेट का एग्जांपल है। देखिए जिंक और कॉपर सल्फेट का एग्जांपल। अब हमने क्या किया है, जिंक की रोड, जैसे यहां पे हमने आयरन की रोड ली थी, अब हमने इस आयरन की रोड को बना दिया है जिंक की। अब जो जिंक की रोड है, जब मैंने इसे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला, जब मैंने इस जिंक की रोड को, जो मेरे पास जिंक की रोड थी, इसको जब मैंने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला तो इसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया और खुद उसमें जाके इनकॉर्पोरेट हो गया, जुड़ गया, ठीक है। और क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया। ये है सिंपल सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। जैसे कि जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ जुड़ गया, ठीक है। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसकी बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखिए नाम में ही आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब अब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस नहीं करेगा, अब पहला दूसरे को और दूसरा पहले को, यानी ए बी को और बी ए को साइमल्टेनियसली एक साथ डिस्प्लेस करेंगे। जैसे कि समझिए, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड, नए कंपाउंड बनेंगे बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। जैसे कि देखिए यहां पर मैं आपको उसको सिंपल वे में बताता हूं। जैसे कि हो क्या रहा है, हमने एक एग्जांपल लिया है, ये हमारे पास एग्जांपल है सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड का। देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये है मेरे पास बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। क्या किया मैंने? मिक्स कर दिया इन दोनों को। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरिलियम क्लोराइड है, मैंने मिक्स कर दिया। अब क्या हुआ, यहां पर हुआ यह है कि मेरे पास एक कॉमन कंटेनर आ गया, ठीक है। कॉमन कंटेनर मैंने लिया। अब हो क्या रहा है, इस सॉल्यूशन में जो रिएक्शन हो रही है, इस वाले सॉल्यूशन में जो रिएक्शन हो रही है वो हम देखेंगे। देखिए इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन में ये हो रहा है कि जो मेरे पास Na2SO4 था, सोडियम सल्फेट, उसमें मैंने क्या किया, बेरियम क्लोराइड को डाल दिया, ठीक है। अब चूंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयंस जो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होगा वो कैसे होगा, बेरियम भी आयन है, सोडियम भी आयन है, ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। कैसे? देखिए ऐसे, यहां बन जाएगा हमारे पास NaCl 2NaCl और यहां मेरे पास बन जाएगा BaSO4। देखिए वही बना है, NaCl सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम सल्फेट। ये जो मेरे पास कॉमन कंटेनर था जिसके अंदर मैंने सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड को मिक्स किया है, तो हुआ क्या है, इस सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन मुझे दे रहा है क्या, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में मुझे मिल रहा है सोडियम क्लोराइड इन एक्वस फॉर्म, मतलब ये सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। तो बेरिलियम सल्फेट क्या गया, बेरिलियम सल्फेट सॉलिड है, वो नीचे बैठ गया, प्रेसिपिटेट हो गया,
नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो गया। यहाँ पर जो है ब्लू ब्लू देख रहे हैं, ये बेरिलियम सल्फेट है, जो कि अब लिक्विड फॉर्म में नहीं है, प्रेसिपिटेट हो गया, ये मुझे सोल्यूशन के नीचे बैठा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। आई होप आपको समझ में आई होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर हम एक और चीज समझते हैं, वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन है, देखिए यहां पर क्या है, कॉपर है और ऑक्सीजन है। कॉपर के पास अभी कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहां सिंपल खाली कॉपर है और यहां पर खाली ऑक्सीजन है। अब ये जो कॉपर है जब इस ऑक्सीजन के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहां पर क्या हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। या तो हाइड्रोजन हटा दो आप उसमें से, या फिर क्या करो, उसको ऑक्सीजन दे दो। ठीक है, ड्यूरिंग अ रिएक्शन बाय एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन। दूसरा फंडा क्या है, दूसरा फंडा यह है, व्हेन एनी एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा किसी दूसरे एटम, आयन और मॉलिक्यूल के द्वारा, तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। अब इसको क्या है, मतलब इसको कैसे समझे, तो यहां पर देखिए हम इसी रिएक्शन से इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, अब देखिए कॉपर यहां पर हमारे पास है, तो यहां पर ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो है। क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर के ऊपर। अभी कॉपर में ना कोई ऑक्सीजन जुड़ा है, ना ही कॉपर ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो है। ठीक है, तीनों बातें समझ में आ गई। अब यहां पर आ जाइए प्रोडक्ट पे, तो देखिए हम जानते हैं ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है 2 नेगेटिव। क्या होती है, 2 नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन की से कमी होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए CuO, O2 नहीं है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो यहां पर कॉपर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 नेगेटिव है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कॉपर को कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी पड़ेगी, 2 पॉजिटिव। अब ये 2 पॉजिटिव कब आती है, जब कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑटोमेटिकली आप समझ गए होंगे कि इस रिएक्शन में कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। क्या कर दिए, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। प्लस पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था 0, अब 0 से कितना हो गया है, +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ा। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा था गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन जुड़ गया। तो तीनों चीजें हमें यहां देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी, इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट भी, और ऑक्सीजन का गेन भी। तो ये प्योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, आई होप आपको ऑक्सीडेशन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या होता है, इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है रिडक्शन में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, और ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो घटेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बाय अनदर एटम, आयन और मॉलिक्यूल। और दूसरा प्रोसेस क्या है, या तो ये हाइड्रोजन को गेन कर ले या फिर ऑक्सीजन को लूज कर दे। अब इसी रिएक्शन को अपोजिट करके देखते हैं। देखिए हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, हमने इसमें हाइड्रोजन डाला। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन का 0 है, ऑक्सीजन को अभी नहीं छेड़ रहे, 2 नेगेटिव है, पता है आपको। ठीक है, हमें मतलब है कॉपर से। अब देखिए हमने क्या बोला है, या तो 3 कंडीशन, या तो हाइड्रोजन गेन हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, या फिर ऑक्सीजन का लॉस हो जाए। या तो ऑक्सीजन हट जाए, या हाइड्रोजन गेन हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन मिल जाए उस एलिमेंट को, या उस एटम को, मॉलिक्यूल को, या दूसरे एटम से। ठीक है, अब यहां पर आप जानते हैं 2 पॉजिटिव है, अब यहां पर कॉपर अकेला है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। और मैंने क्या बताया था, 2 पॉजिटिव कब आएगा, जब कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तब उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन जब ये 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, तब तो ये अपनी न्यूट्रल स्टेट पे जाएगा ना। तो यहां पर क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे इसने,
2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तभी तो जीरो स्टेट पे आ पाया। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन का क्या हो गया, लॉस। तो देखिए ऑक्सीजन का लॉस हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, तो ये भी क्या है, एक रिडक्शन है। क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ने समझ लिया, रिडक्शन ने समझ लिया। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन की। देखिए जब कभी किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, मतलब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एक पार्टी इलेक्ट्रॉन ले रही है और दूसरी पार्टी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, तब हम उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। फिर बोलता हूं, रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये भी टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ही है। देखिए अभी तो हमने कॉपर का देखा, सब कुछ कॉपर का देखा, ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं। अगर यहां पर कॉपर का क्या हुआ है, यहां पर कॉपर का हुआ है रिडक्शन, इतना तो क्लियर है। कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन यहां पर 2 नेगेटिव स्टेट में था और यहां पर भी क्या है, 2 नेगेटिव स्टेट में। तो हाइड्रोजन को देख लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ कुछ छेड़खानी नहीं हुई है। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन 0, हाइड्रोजन पे यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी हाइड्रोजन की, 0, और यहां पर कितनी हो गई, +1। क्या हो गई है, +1, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन उसने क्या करा, ऑक्सीजन को दे दिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम कह सकते हैं कि कॉपर का इस रिएक्शन में कॉपर का हुआ है क्या, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीडेशन। क्लियर, इलेक्ट्रॉन, और ये मैंने बताया है अकॉर्डिंग टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मैंने बताया है ये दोनों का लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी हमें इस रिएक्शन में देखने को मिल रही है साइमल्टेनियसली, तो इसे भी हम रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। दूसरा कोई एग्जांपल अगर मैं लूं तो देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल देखिए सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल लेता हूं मैं, AgCl का एग्जांपल यहां पर मैं लेता हूं। देखिए इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ही हमने वो कर दिया है। देखिए AgCl क्या है, ये +1 -1। क्लियर, ऑटोमेटिकली अगर मैं यहां देखूं, देखिए ऑटोमेटिकली +1 -1 है। अब हो क्या रहा है, 2 AgCl है, ये ब्रेक हो गया Ag प्लस Cl2 में। किसमें ब्रेक हो गया है, Ag और Cl2 में, 2 Ag और Cl2 में। इस Ag के ऊपर भी 0, इस Cl2 के ऊपर भी 0। अब यहां पर हमें ध्यान से देखना है, Ag के ऊपर +1 चार्ज था और अब 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटी कि बढ़ी, घट गई। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है 0 से प्लस जाना, लेकिन यहां तो 0 पे चला गया, तो यहां पर ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो क्या हो गई है, वो घट गई है। तो यहां पर क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। अब इसके अपोजिट क्लोरीन की बात करते हैं। देखिए क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन में -1 से 0 पे गया है, मतलब माइनस से 0। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहां पर क्या होता है, एक लाइन होती है, 0 राइट में जाते हैं तो प्लस और इधर जाते हैं तो नेगेटिव, तो नेगेटिव से 0 की तरफ आया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो इंक्रीज हुई है, तो यहां पर क्लोरीन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात हम पहले ही कर चुके थे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो और ब्राइट फ्यूचर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इस पूरे चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, शुक्रिया।